फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज हम ले चलेंगे मुरारी जी का कहानी में। मुरारी जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और बेसिकली वो अलीगढ़ से रहने वाले हैं, अलीगढ़ के। तो उनकी कहानी में जाने से पहले दोस्त हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है। इस चैनल में दो कहानी एक दिन में संभव नहीं होता था, तो हमारे उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है हाईवे नाइट। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उसको भी आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम कहानी में मुरारी जी की। दोस्तों, मैं हूँ मुरारी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। बात लॉकडाउन की समय का है। मेरे साथ मेरा हेल्पर कपिल था। हम लोग हरियाणा के एक शहर रेवाड़ी में सरकारी सामान, दवाई वगैरह लेके गए थे। मेडिकल का सारा सामान था, छोड़ने आए थे। और वहाँ से हमें वापसी कुछ मेडिकल का और भी सामान था जो हमें दादरी यूपी में छोड़ना था, वाया दिल्ली होकर के। दिल्ली में एक पार्सल हमें एक जगह पहुंचाना था। तो हम सारा सामान लोड करके और अपने ट्रक में, करीब रात का 9 साढ़े 9 बज रहा था और हम निकल लिए। उस टाइम कोई होटल, कोई ढाबा रोड पर खुला नहीं मिलता था, ये सारे बंद पड़े थे। तो हम लोग खाना बनाने का सारा सामान अपने ट्रक में रखा हुआ था और जहाँ टाइम मिलता दोपहर में हम बना लेते, रात को बना लेते। चाय की बहुत तकलीफ़ थी, चाय के लिए हम लोग तरस जाते थे। तो हमने एक उपाय ढूंढ लिया था, नींबू रखते थे हम, लेकिन दूध का पॉसिबिलिटी नहीं थी हर जगह पर। तो हम जहाँ जी करता गाड़ी रोका और अपना स्टोव जलाया और चाय नींबू वाला बना लेते थे। यही हमारा रोज़ का दिनचर्या था। अब रात को 11 बज चुका था। बिलासपुर में वैसे तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, कई ढाबे हैं, पेट्रोल पंप हैं, लेकिन लॉकडाउन में सब सूना पड़ा हुआ था, अंधेरा में डूबा हुआ था। सारे डंपर संपर सब रोड पर खड़े थे, रोड के साइड में, और कहीं ट्रक लगाने की जगह भी नहीं थी। तो हम वहाँ से थोड़ा आगे निकल आए कि शायद कोई खुली जगह मिल जाए और लाइट हो और पानी का सुविधा हो, क्योंकि खाने बनाने में मेन अहम रोल होता है पानी का। तभी कपिल बोला, अरे उस्ताद देखो, वो ढाबा पुराना वाला जहाँ हम कभी कभी खाया करते थे, वहाँ पर पानी है, देखो टंकी है और वहाँ पर टूटी भी है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर हम ट्रक ले जा करके वहीं पर खड़ा किए। ढाबा तो बंद पड़ा था। बाहर एक टूटी हुई बेंच पड़ी हुई थी और लाइट जल रहा था। पेड़ों पर उन्होंने ट्यूबलाइट 2-4 लगा रखा था, अच्छी वाली रोशनी थी उसकी। हमने ट्रक से सारा सामान निकाला खाने बनाने का और दरी फरी बिछाई। फिर हम हाथ पैर अच्छी तरह धोए। फिर आकर के, कपिल बहुत अच्छा खाना बनाता था और मैं सब्ज़ी वगैरह काट देता था, इतना ही मुझे आता था। मैं थोड़ा मदद कर देता था उसका। कपिल बहुत तेज़ लड़का था। तो हम अपने काम में जुट गए, खाना बनाने में। तभी मुझे पीछे की साइड से एक बुज़ुर्ग और एक कम उम्र की लड़की, 16-17 साल की होगी, वो आते दिखाई पड़े। बुज़ुर्ग आगे आगे एक थैला लिए हुए था और एक लड़की के हाथ में भी कपड़े का थैला था। वो हमारे ट्रक के साइड में आकर के देखने लगे। तो कोई नज़र नहीं आया, तो मैंने देखा कि वो हमारी साइड में, दूसरी साइड में आ गए। वो हिचकते हुए आ रहे थे। बुज़ुर्ग कि आए कि नहीं आए, वो सोच रहे होंगे। मैंने बोला, बाबा क्या बात है, आ जाओ, इधर आ जाओ, हम लोग इधर में हैं। तब बुज़ुर्ग की हिम्मत पड़ी तो हमारे करीब में आया। मैं पूछा, हाँ बाबा क्या बात है? बोला, बेटा आप कहाँ जाओगे? मैंने, बाबा हमें तो दिल्ली से आगे भी जाना है, दिल्ली होकर जाना है। बोला, बेटा हमें गुड़गांव बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर
जाना है। अगर आप छोड़ दो तो बहुत मेहरबानी। हम बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और हमारी ये नातिन है। मैं बोला बाबा से, बाबा देखो अब तो हम खाना बनाने बैठे हैं और हमें टाइम लगेगा, आप दूसरा कोई देख लो, कोई जा रहा हो उधर तो आपको जल्दी छोड़ देगा, ना तो हमें तो टाइम लगेगा। मैं एक तरफ से टालने वाले अंदाज में उनसे बात किया है कि बॉर्डर पर हमें ले जाना थोड़ा रिस्की होता है, पुलिस वाले खामखा हमें तंग करते हैं, पैसे वैसे मांगने लगते हैं कि तुम सवारी बिठा के ला रहे हो, ज़्यादा पैसा लिए होंगे, कई तरह की समस्याएं हमारे सामने में आ जाती थी। बुजुर्ग निराश हो गए और नज़रें नीचे कर ली। तभी कपिल बोला, अरे उस्ताद ले चलते हैं इनको, क्या फ़र्क पड़ता है, बॉर्डर से पहले, दिल्ली वाले बॉर्डर से थोड़ा सा पहले उतार देंगे। फिर मैंने कपिल को तरफ देखा तो वो हंस दिया, अरे ठीक है बाबा आप बैठ जाओ यहाँ पर, हम खाना खा करके आज तब यहाँ से निकलेंगे। मैंने उनको तरफ देख करके बोला। बाबा फिर थोड़ा सा लगा कि उनके चेहरे में जान आ गई हो और उनकी बिटिया नातिन जो थी, यानी कि आप इधर ही टूट वाला बेंच है उसको तो थोड़ा संभल के बैठ जाना, ना दरी बैठना तो हमारे साथ में यहाँ बैठ जाओ और खाना भी खा लेना, हम बना रहे हैं, 2-4 रोटी आपके लिए भी बना देंगे। बोले खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, बोले बच्चे हम खाना अपने घर से लेके आए थे रोटी और हमने खा लिया है खाना, आप लोग खाओ। फिर मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, फिर हम खाना बन गया, कपिल बना लिया था, बोला आओ उस्ताद शुरू करते हैं जल्दी से। अब खाना हमने शुरू किया, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया था कि उनकी जो बिटिया थी बहुत डरी हुई थी और बाबा भी थोड़ा डरे हुए थे, अजीब लग रहा था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया कि छोड़ो उनका पर्सनल कोई मैटर होगा, हमें क्या करना उसमें पूछ करके। हमारी आखिरी रोटी बची थी, तभी हमारे ट्रक के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था काफ़ी दिन से, शायद वो रोटी के इंतज़ार में था कि कब हम लोग उसको रोटी दें। अचानक वो उठ करके और जिधर लोग बैठे थे बाबा और उनकी बिटिया, उधर जा कर के ज़ोर ज़ोर से ऊपर देख करके भौंकने लगा। और तभी 2 कुत्ते पता नहीं कहाँ से और आ गए और सब वैसे ही करने लगे। उनको तरफ देख करके बिटिया तो बैठी हुई थी, बाबा भी नीचे बैठे हुए थे बेंच पर, लेकिन वो हवा में देख रहे थे ऊपर आसमान की साइड में और देख देख के भौंक रहे थे, गुर्रा रहे थे जैसे किसी को देखा हो। तभी बिटिया बड़े ज़ोरदार चीख मारी, रोटी हमारे तो गले में ही फंस गया। हम उधर देखा तो उनकी बिटिया हवा में झूल रही थी, जैसे किसी ने अपने हाथों में उठा लिया और जादूगर वगैरह, पता नहीं लगता है कि हवा में लड़के को उठा दिया है, वैसे ही हवा में लटकी पड़ी थी और बेहोश हो चुकी थी शायद। अब बाबा एक साइड में गिरे हुए थे। अब तो हमारी जान निकल गई देख करके वो सीन, डर गए हम तो बहुत बुरी तरह से। लेकिन कपिल तो बहुत हिम्मती लड़का था, वो सीधा दौड़ा जिधर बैठे हुए थे बाबा और बिटिया, और वो हवा में लटकी हुई थी, कोई उसको जैसे चलते हुए कदम से लेके आगे बढ़ रहा हो। कपिल ने जा कर के उस लड़की का पैर पकड़ लिया और अपनी साइड को खींचने लगा। शायद उसको कहानी समझ में आ गई हो, लेकिन मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी थी, मेरा तो दिमागी काम हैंग हो गया था बिल्कुल वो सीन देख करके। तभी लगा कपिल को कोई धक्का मारा है और नीचे जा गिरा कपिल, लेकिन वो जल्दी से उठा, अब मेरी तरफ देख करके चिल्लाया, उस्ताद उस्ताद ट्रक में से गंगा जल की बोतल ले आओ। चीख चीख के बोल रहा था, जल्दी लाओ उस्ताद, देरी मत करो। मैंने फटाफट हाथ धोया, मुंह को शुद्ध किया और सीधा ट्रक के केबिन खोला। लेकिन जल्दी में है ना, वो सामान जल्दी से मिलता भी नहीं है, ढूंढते रह जाते हैं। बोतल तो सामने पड़ी थी, लेकिन मैं डैशबोर्ड में पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था।
तभी मेरी निगाह हठात पड़ गई। यानी कि देखो ये बोतल ये पड़ी है। फिर मैंने बोतल हाथ में लिया और गाड़ी से नीचे उतरा। तब तक कुत्तों ने बहुत रोड़ा मचा रखा था, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में भौंक रहे थे। मतलब उन्होंने कोई चीज़ देख लिया था, ऐसे लग रहा था, और उसके पीछे पड़ गए थे। और कपिल उस लड़की के जिधर जिधर वो जा रही थी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अभी वो रोड तक भी नहीं पहुँचे थे, तब तक हम गंगा जल की बोतल लेकर के और दौड़ गया मैं कपिल के पास में। कपिल को मैंने फटाफट बोतल पकड़ा दी। कपिल ने झटके से ढक्कन खोला और गंगा जल थोड़ा निकाला हाथ में और सीधा लड़की के ऊपर फेंक दिया, कुछ हवा में कुछ लड़की के ऊपर में। तभी लगा कि कोई ज़ोर से चीखा हो, दर्द हुआ हो किसी को, इतनी ज़ोर से वो चीख कर रहा। अब बड़ी कर्कश आवाज़ थी, जैसे एकदम मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसी आवाज़ थी। तब मेरे को समझ में आया कि शायद ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह कोई चीज़ है। मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी, ना कोई पाला पड़ा था। डर तो मैं बहुत गया था, दिमाग तो मेरा काम ही नहीं कर रहा था सब देख करके। लेकिन कपिल का हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। जैसे ही गंगा जल फेंका और चीखा चिल्लाया वो जो भी था हवा में, और लड़की नीचे गिरने की हुई, तब तक ने कपिल ने अपने दोनों हाथों से लड़की को संभाल लिया और सीधा जिधर हम खाना बना रहे थे दरी पा करके लेटा दिया। फिर वो गंगा जल का बोतल जहाँ कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ ले जाके हवा में छिड़कना शुरू किया। फिर वो चिल्लाहट, गुर्राहट, जिसे कोई किसी को दर्द हो रहा हो, बहुत चीख रहा था, कर्कश आवाज़ में, कान का पर्दे लग रहा था कि फट जाएंगे। फिर वो एक तरफ से एकदम शांत हो गया। तभी मैंने देखा एक बड़ा सा धुएं के गुब्बार जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल रहा था। काला भुजंग, लंबा चौड़ा, एक राक्षस टाइप का हमें दिख रहा था और धीरे धीरे वो आसमान की तरफ उठ गया। फिर हमारी नज़रों से अझोल हो गया। मैं तो देख करके इतना दंग रह गया कि पूछिए हम नहीं। हाथ पैर मेरे तो ऐसे ही कांप रहे थे। तभी कपिल उस बाबा की तरफ दौड़ा जिधर बाबा गिरे हुए थे और उनको भी उठा करके उस दरी पर लाया। अब मेरी तरफ चिल्लाया, उस्ताद इधर आओ, क्यों खड़े हो वहाँ पर चुपचाप, जल्दी आओ। जैसे मेरे को करंट लगा, उसके बाद सुन करके मैं दौड़ के गया दरी पर। वो गंगा जल की बोतल लेकर के बाबा के चेहरे पर छींटा मार रहा था और उस लड़की को भी छींटा मार रहा था। बोला, उस्ताद थोड़ा गिलास में पानी लेके आओ। मैंने बोतल निकाली और हमारे पास गिलास भी था। गिलास में पानी ले करके मैं उनके पास में पहुंचा। तब तक मैं देखा दोनों उठ के बैठ चुके थे। वो गिलास का पानी कपिल ने मेरे हाथ से ले लिया और बाबा को दिया कि बाबा आप पानी लो, पियो, सब कुछ ठीक हो गया, आप डरो नहीं, आप सब कुछ नॉर्मल है। अब उस शैतान को हमने भगा दिया, अब आपको वो तंग नहीं करेगा। बाबा ने थोड़ा सा पानी लिया, फिर वही पानी बिटिया को पकड़ाया, बिटिया ने भी थोड़ा सा पानी पिया और पानी पी करके वो अपनी दादा की तरफ देख करके रोने लगी। रोना तो मुझे भी आ गया उनकी रुलाई देख करके कि हे भगवान, इनके साथ में क्या क्या बीत रहा है। एक तो बेचारे वैसे भी परेशान है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हम पूछ भी नहीं पाए इनको, और कैसे कैसे आए मुसीबत में, और इनके साथ में ये घटना हो रही है। शांत होने के बाद में कपिल ने ही पूछा कि बाबा आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे, कौन है आपका वहाँ जो दिल्ली के बॉर्डर पे है। बोले, बच्चा हमारा बड़ा बेटा भिवाड़ी में रहता है, एक फैक्ट्री में काम करता है, हम वहीं पर आए थे अपना इलाज के लिए, मैं और ये हमारा नातिन है। और लॉकडाउन से पहले ही किसी दूसरे शहर में गया था फैक्ट्री के काम से, और वह वहीं पर फंस गया। वैसे तो हमारी फ़ोन पर रोज़ बातचीत होती है,
तो उसने छोटे बेटे को बोला था कि आ करके ले जाओ, तो वो आ नहीं पाया। बोला आप ही चले आओ, है कि आप बुज़ुर्ग हो, आपको पुलिस वाले तंग नहीं करेंगे और हमें पकड़ लेंगे। तो मैं यही सोच करके मैंने ठीक है आप तुम मत आओ, मैं ही आता हूँ। और हम पैदल पैदल ही, पहले तो सवारी को बहुत देखे हमने, सवारी कोई नहीं मिली, तो हम पैदल ही पैदल वहाँ से आ गए थे। और इसी जगह पर जब हम पहुँचे थे तो 9 बज रहा था। इसके बाद हमें पैदल चलने का हिम्मत नहीं हुई। एक तो रात का अंधेरा था और दूसरा हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, शरीर में जान ही नहीं था। तभी हम आपके पास में आए। उनकी कहानी सुन करके मैं भी बहुत दुखी हुआ। यानी कोई नहीं बाबा, हम आपको छोड़ेंगे, ज़रूर छोड़ेंगे, चलो आप ट्रक में बैठो। यानी फिर कपिल बोला कि बाबा वो शैतान से आपकी क्या दुश्मनी थी, वो आपको क्यों पीछा कर रहा था आपकी बिटिया का। बाबा बोले बेटा लग तो रहा है कि काफ़ी देर से हमारे साथ साथ कोई चल रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं कोई पड़ रहा था। ये दोपहर की बात है। बिटिया एक जगह पर जंगल में शौच के लिए गई हुई थी। आज तभी से जब वो शौच से आ गई, इसके बाद से हमें महसूस हो रहा था कि हमारे आगे पीछे कोई ना कोई चल रहा है। ये बिटिया भी हमें बताई कि दादा लग रहा है कि हमारे साथ में कोई चल रहा है। कई बार उसको किसी ने छूने की कोशिश भी किया, तभी वो डरी हुई थी और मैं भी डरा हुआ था। और देखो वो शैतान यहाँ आकर के प्रकट हो गया। तभी कपिल बोला कि दिन में शैतान कभी भी पूरा तरह से पावर में नहीं होता। जब रात के 12 बज जाते हैं ना, तो उनका पावर जो होता है वो पूरा डबल हो जाता है। तभी वो 12 बजे के आसपास में ये इस बिटिया पर हमला किया है। मेरी तो कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, लग रहा था कि मैं दिमाग ही हैंग हो गया हो। लेकिन जो भी हुआ, जो भी घटा, वो हमारे जीवन में सबक देने वाला था कि आगे से इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। आखिर हम अपने ट्रक में सवार हुए और दिल्ली की ओर चल पड़े। तो दोस्तों आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपके पास में ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ में हमारा जो दूसरा चैनल है हाईवे नाइट, उसका लिंक हमने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।